नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है परिवार की संपत्ति से, कर्ता यानी परिवार के मुखिया के अधिकारों से और बेटी की शादी के खर्चों से। जी। और इस सब पर सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है 2025 का। हाँ, उसी फैसले को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ और कानूनी पहलू और पुराने केसेस भी देखेंगे जो इस विषय पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, एक सिचुएशन है, एक हिंदू अविभाजित परिवार मतलब HUF, परिवार का मुखिया कर्ता कुछ ऐसा करता है जिससे बेटा खुश नहीं है। मामला कोर्ट पहुंच जाता है और सवाल ये उठता है कि क्या पिता को मतलब कर्ता को वो करने का हक था, खासकर जब बात बेटी की शादी से जुड़ी हो। और वो भी तब जब वो काम जैसे कि संपत्ति बेचना शादी होने के बाद किया गया हो। बिल्कुल। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम ये समझेंगे कि HUF में कर्ता की शक्तियां क्या हैं, खासकर प्रॉपर्टी बेचने को लेकर। और ये जो कानूनी जरूरत या लीगल नेसेसिटी की बात आती है, ये क्या होती है? ये क्या होती है और बेटी की शादी का खर्चा इसमें कैसे फिट होता है। मतलब कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को और इसके पीछे के कानून को आसान शब्दों में समझें। चलिए तो फिर सीधे केस पर ही आते हैं। दास्तागीर साहब बनाम शरणप्पा @ शिवा शरणप्पा मृत कानूनी वारिसों द्वारा और अन्य, ये 2025 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आखिर इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच थी। उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। क्या फैसला था? उन्होंने कहा कि एक HUF का कर्ता परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी को कानूनी जरूरत के लिए बेच सकता है और बेटी की शादी एक वैलिड कानूनी जरूरत मानी जाएगी। अच्छा, ये तो ठीक है, पर इसमें नया क्या था? सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कोर्ट ने माना कि ये बिक्री तब भी वैलिड है अगर वो बेटी की शादी होने के बाद की गई हो। ओह, शादी के बाद? हाँ, शर्त यह है कि बिक्री का मकसद शादी में हुए खर्च या उस वजह से लिए गए कर्ज को चुकाना हो। और इस फैसले से उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का जो पहले का फैसला था उसे पलट दिया। ये वाकई दिलचस्प है कि बिक्री शादी के बाद भी जायज मानी गई। अच्छा, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब किरदार कौन थे और झगड़ा क्या था? देखिए, इस कहानी में जो कर्ता थे वो थे शरणप्पा, HUF के मुखिया। उनके 4 बेटे थे। काशीराया, जो बाद में केस करने वाले बने यानी वादी, फिर भीमाराया, महालिंगप्पा और रविचंद्र। और परिवार के पास कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कुछ जमीनें थीं। ठीक है। इनमें एक जमीन थी सर्वे नंबर 492 की, करीब 9 एकड़ 1 गुंठा। यही जमीन थी जिस पर सारा झगड़ा हुआ। और ये जो कर्ता थे शरणप्पा, इनके बारे में कुछ खास बात, मतलब उनका बर्ताव या आदतें? हाँ, कुछ बातें सामने आईं केस के दौरान। जैसे सुनने में आया कि शरणप्पा को थोड़ी शराब की लत थी और वो खर्चीले भी थे, मतलब फिजूल खर्ची करते थे। ओह। और ये भी इल्जाम था कि उन्होंने पहले भी परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज कम दाम पर बेचती थीं। तो इसी बैकग्राउंड की वजह से परिवार में शायद पहले से तनाव था। तो जाहिर है बेटे काशीराया ने इस पर आपत्ति की होगी। बिल्कुल। जब काशीराया ने विरोध किया तो बताते हैं कि शरणप्पा ने कुछ वादे किए। कैसे वादे? जैसे कि वो बेटों के नाम फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे और ये जो विवाद वाली जमीन है इसे नहीं बेचेंगे। यहां तक कहा कि ये जमीन काशीराया और भीमाराया के बीच बांट दी जाएगी। लेकिन वादे निभाए नहीं गए। नहीं, ऐसा आरोप है कि कोई FD नहीं बनी काशीराया और भीमाराया के लिए। हाँ, दूसरे 2 बेटों के नाम कुछ पैसे जमा करवाए और फिर वादे के उलट 26 जुलाई 1995 को उन्होंने वही विवादित जमीन 5वें प्रतिवादी को बेच दी। 5वां प्रतिवादी मतलब? खरीदार। हाँ, खरीदार। और काशीराया का मेन पॉइंट यही था कि ये बिक्री ना तो सही कीमत पर हुई, नहीं किसी असली पारिवारिक जरूरत के लिए। ये कर्ता ने अपनी आदतों या जरूरतों के लिए की। और काशीराया को पता कब चला इस बिक्री के बारे में? उन्होंने केस कब फाइल किया? उन्हें पता चलने में थोड़ा टाइम लगा। करीब दिसंबर 1999 तक उन्हें पता नहीं चला। इतना लेट क्यों? शायद इसलिए कि कब्जा तुरंत खरीदार को नहीं दिया गया था। जब पता चला तो पहले पिता और दूसरों ने भरोसा दिलाया कि बिक्री रद्द करवा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने जमीन आगे किसी और को बेचने की कोशिश की तब काशीराय ने 2000 में मुकदमा दायर कर दिया। क्या मांगा उन्होंने मुकदमे में? उन्होंने मांग की कि ये जो सेल डीड है इसे शून्य घोषित किया जाए, मतलब रद्द किया जाए, और जमीन में उनका जो हिस्सा बनता है वो उन्हें दिया जाए। और इसी मुकदमे के दौरान ही कर्ता शरणप्पा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तो काशीराया यानी वादी पक्ष की कहानी हुई। अब खरीदार का क्या कहना था? उन्होंने अपना बचाव कैसे किया? देखिए, खरीदार का तर्क काफी सीधा था। 5वें प्रतिवादी ने कहा कि ये एक प्रॉपर सौदा था। उन्होंने कीमत चुकाई थे। कितनी कीमत? उन्होंने दावा किया
कि जून 1994 में 1 लाख रुपए देकर एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जिस पर उनके मुताबिक शरणप्पा की पत्नी, बेटी काशीबाई और एक बेटे के साइन भी थे। अच्छा, परिवार के सदस्यों के साइन। हाँ, ऐसा खरीदार का कहना था। और बाकी पैसा जुलाई 1995 में जब फाइनल सेल डीड बनी तब चुका दिया गया। और ये जो कानूनी जरूरत वाली बात काशीराया उठा रहे थे, उसका क्या जवाब दिया खरीदार ने? खरीदार का सबसे मजबूत तर्क यही था। उन्होंने कहा कि ये बिक्री असल में शरणप्पा की बेटी काशीबाई की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरी थी। उन्होंने इसे एक वैलिड लीगल नेसेसिटी के तौर पे पेश किया। तो ये था खरीदार का डिफेंस, बेटी की शादी का खर्चा। जी। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण पर। मामला काफी पेचीदा लग रहा है। एक तरफ कर्ता का विवादित रिकॉर्ड, दूसरी तरफ खरीदार का कानूनी जरूरत का दावा, वो भी बेटी की शादी के लिए। कोर्ट ने इसे कैसे देखा? सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट्स पर गौर किए। पहली बात, कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया कि कर्ता को HUF प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है। कानून में यह अधिकार दिया गया है। किन परिस्थितियों में? खासकर कानूनी जरूरत के लिए या फिर संपत्ति के फायदे के लिए, जिसे बेनिफिट ऑफ द एस्टेट कहते हैं। और ये तय करने में कि जरूरत है या नहीं और उसे कैसे पूरा किया जाए, कर्ता के पास काफी हद तक डिस्क्रेशन है, मतलब विवेक का अधिकार है। यानी कर्ता के फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, जब तक ये साबित न हो जाए कि फैसला गलत नीयत से, बिना किसी जरूरत के या परिवार के नुकसान के लिए लिया गया हो। दूसरी और शायद इस केस की सबसे अहम बात, कोर्ट ने साफ तौर पे माना कि बेटी की शादी का खर्च एक मान्य कानूनी जरूरत है। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से समझाया वो महत्वपूर्ण था। कैसे समझाया कोर्ट ने? क्या सिर्फ कानूनी परिभाषा दी? नहीं, सिर्फ कानूनी परिभाषा नहीं दी। नहीं, कोर्ट ने यहाँ कानून को सामाजिक सच्चाई से जोड़ा। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, यह आम जानकारी है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी करने के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्जों का आने वाले वर्षों में परिवार की वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो कोर्ट ने प्रैक्टिकल बात को माना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कोर्ट ने सिर्फ किताबी कानून नहीं देखा, बल्कि जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखा। बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है और उसका बोझ परिवार पर कैसे पड़ता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। अच्छा, लेकिन ये साबित करने का बोझ किस पर था कि बिक्री वाकई जरूरत के लिए हुई थी? खरीदार पर या बेचने वाले परिवार पर? देखिए, कानून का सिद्धांत तो यही कहता है कि ये साबित करने का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, कि बिक्री कानूनी जरूरत के लिए की गई थी, वो खरीदार पर होता है। जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसे ये दिखाना होगा। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक और परत जोड़ी, एक बारीकी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर आधारित है। अब ये नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 यानी BSA में धारा 109 है। क्या कहती है और इस केस में कैसे लागू हुई? देखिए, इस धारा का सिद्धांत है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट, स्पेशली विद इन नॉलेज। मतलब अगर कोई तथ्य खास तौर पर किसी व्यक्ति की जानकारी में है तो उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। थोड़ा और समझाइए। मतलब अगर कोई ऐसी बात है जो सिर्फ आपको ही पता है या मुख्य रूप से आपकी ही जानकारी में है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है कि वो बात क्या है, न कि सामने वाले पर कि वो बात क्या नहीं है। तो इस केस में कैसे फिट हुआ? खरीदार पर तो बोझ था ही। हाँ, खरीदार पर बोझ था ये दिखाने का कि कानूनी जरूरत थी। कोर्ट ने माना कि खरीदार ने दस्तावेजों और गवाही से ये दिखाने की कोशिश की कि बिक्री और शादी के खर्चों में कनेक्शन था। जैसे उन्होंने कुछ रसीदें दिखाई जिन पर परिवार के सदस्यों के साइन थे पैसे लेने के। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी की बिक्री से जो पैसा मिला वो असल में परिवार के सभी सदस्यों यानी सहदायकों तक पहुंचा या नहीं, या उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये बात तो मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के ही खास ज्ञान में होगी। बाहर वाले खरीदार को कैसे पता चलेगा? सही बात है। तो ये साबित करने का भार कि उन्हें पैसा नहीं मिला या उसका गलत इस्तेमाल हुआ, वो उन्हीं सदस्यों पर यानी काशीराया और बाकी बेटों पर आ गया। सिर्फ ये कह देना कि हमें पैसा नहीं मिला काफी नहीं है अगर कानूनी जरूरत का सबूत मौजूद है। ये तो सबूत के बोझ का बड़ा दिलचस्प पहलू है। यानी कुछ जिम्मेदारी परिवार वालों पर भी आ गई। बिल्कुल। BSA धारा 109 यही करती है, वो बैलेंस बनाती है। अच्छा, और काशीराया ने जो मुकदमा दायर करने में देरी की थी, बिक्री 1995 में हुई, केस 2000 में, क्या कोर्ट ने इस पर भी कुछ कहा? हाँ, कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया। करीब 5 साल की देरी। कोर्ट ने माना कि ये देरी वादी यानी काशीराया की नीयत पर, उसकी बोनाफाइड्स पर सवाल खड़े करती है। क्यों? क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड्स थे, म्यूटेशन सर्टिफिकेट वगैरह, जो दिखा रहे थे कि खरीदार का कब्जा हो गया है।
तो इतनी देर तक चुप क्यों रहे? कोर्ट को लगा कि ये देरी मामले को कमजोर करती है। ये भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। अच्छा, अब आते हो सबसे अहम सवाल पर, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिक्री शादी के बाद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। हाई कोर्ट का मानना था कि एक बार शादी हो गई तो उसके बाद उसके खर्च के लिए जमीन बेचना जरूरी नहीं कहा जा सकता। लॉजिकल लगता है, सुनने में लॉजिकल लगता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सोच थोड़ी यथार्थ से परे है। कोर्ट ने कहा कि शादियों में, खासकर बेटियों की शादी में, अक्सर परिवार कर्ज लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। और उन कर्जों को चुकाने में समय लगता है। तो अगर बिक्री शादी के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने के इरादे से की गई है तो वो पूरी तरह से वैलिड है, भले ही वो शादी की डेट के बाद क्यों न हुई हो। अच्छा, कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने शादी के खर्चों के जो लंबे समय तक चलने वाले असर होते हैं, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उसको सही से नहीं समझा। तो मतलब जरूरत सिर्फ शादी के दिन की नहीं, बल्कि उसके बाद कर्ज चुकाने की भी हो सकती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी नजरिए को अपनाया। तो एक बार फिर से, ये जो बीएसए धारा 109 है, इसका सिद्धांत क्या है संक्षेप में? देखिए, बीएसए धारा 109, जो पहले एविडेंस एक्ट की धारा 106 थी, सीधी सी बात कहती है, अगर कोई फैक्ट, कोई तथ्य खास तौर पर किसी एक पार्टी के ज्ञान में है तो उसे साबित करने का भार उसी पार्टी पर होगा। जैसे इस केस में पैसे का हिसाब किताब। हाँ, बिक्री का पैसा परिवार के अंदर कैसे बटा, किसको मिला, किसको नहीं, ये बातें बाहरी खरीदार से ज्यादा परिवार के सदस्यों को पता होंगी। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला या गलत इस्तेमाल हुआ तो उन्हें ये साबित करना होगा। खरीदार से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो घर के अंदर की हर बात साबित करे। ठीक है, ये सिद्धांत निष्पक्षता के लिए जरूरी लगता है। जी, ताकि कोई अपनी खास जानकारी का गलत फायदा ना उठा सके। अच्छा, क्या इस तरह के सिद्धांत या कर्ता के अधिकारों पर पहले भी कोर्ट ने कुछ कहा है? क्या ये फैसला किसी पुरानी कानूनी समझ पर आधारित है? हाँ, बिल्कुल। ये कोई एकदम नई बात नहीं है। कर्ता के अधिकार, कानूनी जरूरत, सबूत का बोझ, इन सब पर कई पुराने और महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं। ये फैसला उसी कड़ी में एक और कदम है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे एक केस था श्री नारायण बाल बनाम श्रीधर सुतार, 1996। उसमें कोर्ट ने कहा था कि कर्ता एचयूएफ प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है और जो बाकी सदस्य हैं, को पार्टनर, वो आमतौर पर कर्ता को प्रॉपर्टी बेचने या डील करने से सीधे इंजंक्शन नहीं मांग सकते। अच्छा। फिर हाल के कुछ और केसेस हैं, जैसे बी रेड्डी दशरथ रामी रेड्डी 2021 और केहर सिंह 2018। इनमें भी यही बात दोहराई गई कि अगर कर्ता ने कानूनी जरूरत या परिवार के फायदे के लिए सही कीमत पर प्रॉपर्टी बेची है तो वो बिक्री सभी सदस्यों पर लागू होगी, चाहे वो नाबालिग हों या विधवाएं। और जरूरत है या नहीं, ये साबित हो जाने के बाद कोई सदस्य उसे चुनौती नहीं दे सकता। जरूरत है या नहीं, ये हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करेगा। और सबूत के बोझ वाली बात कि खरीदार को जरूरत साबित करनी होगी। हाँ, ये सिद्धांत भी पुराना है। रानी बनाम सांता बाला देवनाथ 1970 का एक लैंडमार्क केस है, जिसमें कहा गया था कि कर्ता द्वारा की गई बिक्री में कानूनी जरूरत साबित करने का भार खरीदार पर होता है। तो ये सिद्धांत तो बना हुआ है, बस इस केस में बीएसए डक्सोरेन की बारीकी साथ में जुड़ गई। समझ गए। तो ये साफ है कि कानून कर्ता को अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही खरीदार और परिवार के सदस्यों पर भी कुछ जिम्मेदारियां डालता है। ये सब समय के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मतलब हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवेज क्या है? क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 4-5 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, एचयूएफ का कर्ता परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी को कानूनी जरूरत के लिए बेच सकता है। और बेटी की शादी एक मान्य जरूरत है। हाँ, बेटी की शादी एक बिल्कुल मान्य कानूनी जरूरत है। दूसरी बात, ये जरूरत सिर्फ शादी के दिन तक ही नहीं है। अगर शादी के लिए कर्ज लिया गया है तो उसे चुकाने के लिए बाद में की गई बिक्री भी जायज हो सकती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सबूत के बोझ से जुड़ा है। हाँ। कि बिक्री की जरूरत साबित करने का बेसिक भार तो खरीदार पर है, लेकिन कुछ खास तथ्य जो सिर्फ परिवार के सदस्यों को पता हो सकते हैं, जैसे पैसा मिला या नहीं, कैसे इस्तेमाल हुआ, उन्हें साबित करने का भार उन सदस्यों पर आ सकता है। ये बीएसए धारा 109 का एप्लीकेशन है। ठीक है। और चौथी बात? चौथी एक प्रैक्टिकल बात, कानूनी मामलों में बेवजह देरी करना, जैसे इस केस में 5 साल की देरी हुई, आपके केस को कमजोर कर सकता है। कोर्ट इस पर ध्यान देती है। सही कहा। ये फैसला सिर्फ कानून की बारीकियां ही नहीं बताता, बल्कि हमारे समाज की सच्चाइयों को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जैसे बेटियों की शादी पर होने वाला खर्च और उसका परिवारों पर कितना लंबा असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस बात को माना। बिल्कुल।
कानून आखिर समाज के लिए ही है, समाज से अलग होकर नहीं चल सकता। और ये फैसला हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, आर्थिक हालात बदल रहे हैं, ये जो कानूनी जरूरत की परिभाषा है, ये कितनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आज बेटी की शादी एक मान्य जरूरत है। क्या कल को बच्चों की हायर एजुकेशन का भारी खर्च, या किसी बड़ी बीमारी का इलाज, या कोई और नई तरह की पारिवारिक जिम्मेदारी, क्या वो भी ऐसी कानूनी जरूरत मानी जा सकती है जिसके लिए कर्ता परिवार की संपत्ति बेचने का फैसला ले सके? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि भविष्य में कानून इस पर क्या रुख अपनाएगा।